संस्थान प्रयागराज से मैं अभिषेक मिश्रा आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया था आपको कि सेकंड वीडियो हमारा सिलेबस पे रहेगा और उसमें फिर हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सेकंड वीडियो में लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। पहले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सहयोग किया हमारा, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। बहुत अच्छा आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बहुत अच्छा आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट भी अच्छे थे। ठीक है, मैं उन सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही हमारा साथ आगे भी देते रहें। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं, हम सिलेबस पे बात करते हैं। मैथ में कुछ बच्चों का पहले वीडियो में ये था, प्रॉब्लम ये थी कि शिकायत थी कि सर लिखने में थोड़ी सी धुंधलाहट है। तो ऐसा क्या है कि अभी थोड़ा सा अरेंजमेंट उतना क्लियर नहीं हुआ, उतना परफेक्ट नहीं हुआ कि सारी चीज़ें एक साथ हो जाए। लेकिन आप बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे ही हमको सुझाव देते रहिए कि क्या क्या कमियां हैं और मैं उस कमियों को दूर करता रहूँगा। चलिए, मैथ की अगर मैं बात करूँ तो पहला सेक्शन जैसा कि मैथ स्टार्ट करना है, फिर इसके बाद रीजनिंग का भी पोर्शन चलता रहेगा। मैथ में पहले हम बात कर लेते हैं अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक यानी अंकगणित। ठीक है, अंकगणित का जो पोर्शन है, जितनी चीजें मैं बोलता जाऊंगा आप उसे बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अंकगणित में जितने भी चैप्टर हैं आपके, उस चैप्टर में कुछ चैप्टर आपके बेसिक माने जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ बेसिक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर। ठीक है, मैं अगर उन चैप्टर की चर्चा करूं तो जो बेसिक चैप्टर है उनमें एक आता है नंबर सिस्टम, एक आता है नंबर सिस्टम पहला। दूसरा टॉपिक आता है एवरेज का, दूसरा टॉपिक आता है आपका एवरेज का। तीसरा टॉपिक आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तीसरा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का और चौथा टॉपिक है आपका परसेंटेज। ठीक है, ये जो हमने चार टॉपिक लिखे हैं ये आपके बेसिक चैप्टर कहलाते हैं नंबर सिस्टम के। बेसिक चैप्टर्स का मेरा कहने का मतलब ये है, जो हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वो यही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट का मतलब अगर आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ना है, जैसे प्रॉफिट लॉस को पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है टाइम एंड डिस्टेंस को, टाइम एंड वर्क को, तो वो सभी चैप्टर कहीं ना कहीं इन सभी चैप्टर से रिलेटेड, इन सभी चैप्टर से रिलेटेड है। ये जो नंबर सिस्टम है इसमें कई टॉपिक इंक्लूड है, जैसे एलसीएम, एचसीएफ, घातांक करनी, यूनिट डिजिट मेथड, ठीक है, मिनिमम सेटिस्फैक्शन मेथड, ये सब के सब नंबर सिस्टम में, फ्रैक्शन हो गया, भिन्न जो आप कहते हो, और सारी चीजें इसमें हैं, जिसकी वजह से हमारे और चैप्टर के कैलकुलेशन सिंपल हो जाते हैं। नंबर सिस्टम हालांकि एसएससी में एक बहुत अच्छा रोल होता है, जैसे एडवांस मैथ का होता है वैसे नंबर सिस्टम का भी होता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम तो बाकी और अदर एग्जाम में जैसे यूपी टेट, सीटेट और ये आपके यूपीएसआई और लेखपाल में इतना अच्छा रोल तो नहीं करते हैं। ये इनमें क्वेश्चन आते हैं लेकिन उतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उतने लॉजिकल, उतने बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर आपका ये तैयार है, नंबर सिस्टम तैयार है, तो आपकी कैलकुलेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको भी पता है कि अगर किसी एग्जाम को क्रैक करना है, विद इन टाइम में क्रैक करना है, तो उसके लिए आपका कैलकुलेशन स्किल मोस्ट अच्छी होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन आपका वीक है, आपका एनालाइज पावर वीक है, तो आप कुछ भी कर लो, आपको सब कुछ आता रहेगा, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन ही वीक है तो आप शायद उस एग्जाम को उतने अच्छे तरीके से क्वालिफाई ना कर पाओ। ठीक है, नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन स्किल अच्छा है, आप 50% कैलकुलेशन ओरल कर सकते हैं, या अपनी अच्छी अच्छी टेक्निक, मल्टीप्लिकेशन हो गया या किसी एलसीएम मेथड हो गया। एलसीएम मेथड का यूज जो होता है नंबर सिस्टम में, जो एलसीएम मेथड है, एलसीएम है, एचसीएफ मेथड है, इसको हम टाइम एंड वर्क, टाइम वर्क और टाइम डिस्टेंस में बहुत यूज करते हैं। ठीक है, कई प्रकार के ऐसे प्रश्न बनते हैं जो टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड
डिस्टेंस में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक चैप्टर नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज। ठीक है, चलिए आज हमारा जो पहला चैप्टर होगा, आज हम जो पहले चैप्टर को ले रहे हैं वो नंबर सिस्टम के एलसीएम और एचसीएफ को ले रहे हैं। आज हमारा जो पहला चैप्टर होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, मैं आपको बताते चलूं कि आपके अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर हैं, आपके अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर हैं वो आपके डेली लाइफ से कहीं न कहीं रिलेट करते हैं। ठीक है, उनको ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता। जैसे एक एडवांस टॉपिक है तो एडवांस का आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज नहीं देखते। जैसे ज्योमेट्री पढ़ते होंगे तो आपने ट्रायंगल का यूज डेली लाइफ में नहीं किया होगा। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं तो इनका डेली लाइफ में यूज नहीं है। आपको मैं बता दूं कि अर्थमेटिक लोगों को ज्यादा सरल लगता है कंपेयर में एडवांस के। उसके पीछे बस यही एक रीजन है कि अर्थमेटिक के जितने चैप्टर हैं वो आप डेली लाइफ में समझते हो, उन्हें देखते हो, उन्हें फील करते हो। इसलिए अर्थमेटिक का आधे से ज्यादा कई बच्चों को बहुत सरल लगता है लेकिन एडवांस टफ लगता है। उसके पीछे रीजन यही है। चलिए, अगर मैं एलसीएम एचसीएफ की बात करता हूं तो इस चैप्टर को हम पढ़ते क्यों हैं? हर एक चैप्टर के पीछे क्या है, ये पढ़ते क्यों हैं? इसके पीछे हमारी है किसी डिजायर को फुलफिल करने के लिए हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं। किसी भी डिजायर को फुलफिल करने के लिए। जैसे डिजायर का मतलब मैं आपको बता दूं, मैं कुछ केस लेकर इसे बात करता हूं फिर आपको समझाता हूं कि ये है क्या। पहले इसका मतलब क्या है, एलसीएम को क्या कहते हैं? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हिंदी है इसका लघुत्तम समापवर्ग। लघुत्तम समापवर्ग। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? ये आपका किसका मतलब है? एलसीएम का। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम, लीस्ट का मतलब क्या होता है? लघुत्तम यानी सबसे छोटा। लघुत्तम सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है सब में उभयनिष्ठ समापवर्तक। कॉमन में सब में कॉमन। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। यानी कहने का मतलब ऐसा एक नंबर, एक ऐसा नंबर जो सबके गुणज में आता हो, यानी सबके गुने में आता हो। अभी हम इस पे डिटेल से बताएंगे आपको ये चीज क्या है। चलिए, एचसीएफ का क्या मतलब होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्ग। ये एचसीएफ का मतलब होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ग। इसको बहुत लोग ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, ये कई नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, यानी महत्तम समापवर्ग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको इसके इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करना है, बाकी हिंदी तो आपको पता है। ठीक है, जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी वो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, उसका हम फिर से एक बार क्लास ले लेंगे अगर कोई चीज डाउट रह जाता है आपको। चलिए, एलसीएम और एचसीएफ, इसको क्यों पढ़ते हैं उसको समझते हैं। देखिए, एलसीएम में क्या होता है, इसमें हमें वो संख्या, जैसे अगर मुझसे ये बोला जाए एक व्यक्ति है, अगर कोई एक परिवार है, उस परिवार में मान लेते हैं हमारे पास 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए बी सी। उस परिवार में शादी है, कुछ दिन बाद उस परिवार में शादी है। अच्छा, शादी की जो डेट है, वो जो शादी की डेट है या जो शादी का दिन है वो निर्धारित किया जाता है इन तीनों व्यक्तियों के काम पर। वो जो शादी की डेट है वो निर्धारित की जाती है इन तीनों व्यक्तियों के काम पर। किसी के घर में शादी है,
घर में 3 बंदे हैं, ए बी सी या 3 वर्कर हैं। अब उन्होंने शादी की डेट ऐसी फिक्स की है कि इनके काम पर ये शादी की डेट फिक्स होगी, इनके मैरिज की डेट फिक्स होगी। और मैरिज की डेट की कंडीशन क्या है कि इनको शादी के कार्ड पर नाम लिखने के लिए दिया जाता है, या शादी के कार्ड को बनाने के लिए दिया जाता है। ऐसा हम समझ लेते हैं कि इन सबको शादी का कार्ड बनाने के लिए दिया गया है कि तुम लोग शादी का कार्ड बनाओ। अब ये व्यक्ति क्या करता है, प्रत्येक 10 मिनट में, प्रत्येक 10 मिनट में या 10 दिन आप समझ लो, वो तो डिपेंड करता है टाइम क्वेश्चन पे, प्रत्येक 10 मिनट में एक कार्ड बनाता है। ठीक है, यानी एक कार्ड बनाने में इसको कितने मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट। इसको एक कार्ड बनाने में लग जाता है कितना, 20 मिनट। इसके पास एक कार्ड है जिसको बनाने में कितने समय लग जाते हैं, 20 मिनट प्रति कार्ड, एक कार्ड। अब इसकी बात अगर मैं कर लूं तो इसको 30 मिनट लगता है। इसको कितने मिनट लगते हैं, 30 मिनट लगता है एक कार्ड बनाने में। ठीक है, अब होता यह है इस घर का जो मालिक है वो ये कहता है कि आप लोग मुझे पूर्णांक में कार्ड बना के दो। पूर्णांक में कार्ड बनाने का मतलब ये है कि मैं एक ऐसा टाइम डिसाइड करना चाहता हूं, मैं एक ऐसा टाइम डिसाइड करना चाहता हूं जिसमें सब एक साथ अपना कार्ड बनाकर मुझे कंप्लीटली दे दो। कंप्लीटली दे दो का मतलब जरा सोचो, यानी इसका जो मकान मालिक का डिजायर है, इच्छा जो है वो ये है कि जब ये कार्ड बना रहा होगा, पहला कार्ड 10 मिनट में बनाया, दूसरा कार्ड 20 मिनट में बनाया, तीसरा कार्ड जो है 30 मिनट में बनाया, ऐसे करते करते ये आगे बढ़ता चला गया। उसी प्रकार से ये बी वाला भी पहला कार्ड 20 मिनट में, दूसरा कार्ड 40 मिनट में, तीसरा कार्ड 60 मिनट में। इसी प्रकार से सी वाला है, पहला कार्ड 30 मिनट में, दूसरा कार्ड 60 मिनट में, तीसरा कार्ड आपका कितना है, 90 मिनट में, 90 मिनट में बना देगा। अब इसके घर का जो मालिक है वो ये चाहता है कि ये तीनों लोग एक साथ कार्ड बनाना चालू करें, एक साथ कार्ड बनाना चालू करें और मेरे पास एक साथ कार्ड बनाकर आ जाए। यानी इनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी आओ, ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन तुम कार्ड ही बनाते हो, नहीं। इस मकान मालिक की इच्छा पर, मकान मालिक कह रहा हूं, इसकी इच्छा ये है, इसकी इच्छा ये है कि ये सभी जब एक साथ प्रारंभ किए थे तो एक साथ जब अंत करें तो कम से कम समय लेकर अंत करें और मेरे पास कार्ड लेकर आ जाए। तो ये बंदा क्या करता है, पहला 10 मिनट में बनाया तो दूसरा बनाने में कितने मिनट लेगा, 20 मिनट। ठीक, दूसरा कितना लेगा, 20 लेगा। फिर ये कितना लेगा, 30 मिनट लेगा। फिर इसी तरीके से इसको नजदीक, पहला कितना लेगा, 10 मिनट, दूसरा लेगा कितना, 20 मिनट, 30 मिनट, चौथा 40 मिनट, फिर 50 मिनट। इसी तरीके से आपका 60 मिनट लगेगा। ठीक है, कितना लेगा, 60 मिनट लगेगा। इसी तरीके से ये जो 20 मिनट वाला है, अगला कार्ड कितनी देर में बनाएगा, 40 मिनट में। फिर अगला कार्ड कितनी मिनट में बनाएगा, 60 मिनट में बनाएगा। ठीक, ये जो सी वाला है ये एक कार्ड बनाने में 30 मिनट लेता है, तो ये अगला कार्ड कितने मिनट में बनाएगा, सीधे 60 मिनट में बनाएगा। यानी 60 मिनट के बाद, यानी यहां से अगर उन्होंने स्टार्टिंग की है तो 60 मिनट के बाद जब ये तीनों देखेंगे तो ये तीनों एक साथ अपना कार्ड बनाकर खत्म कर चुके होंगे। मैंने क्या बोला, फिर से समझिएगा, ये तीनों जो है 60 मिनट बाद एक साथ कार्ड बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यही वो समय होगा जब ये तीनों मालिक के पास जाएंगे और ये कहेंगे कि ये कार्ड बनकर तैयार हो गया, यानी 1 घंटे लगेंगे। अब मैं जरा देखूं तो ए ने कितने कार्ड बना दिए, ए ने 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, 6 कार्ड। ठीक है, तो ए ने कितने कार्ड बना दिए, 6 कार्ड बनाए। बी ने कितने कार्ड बनाए हैं, 1 कार्ड, 2 कार्ड और 3 कार्ड। बी ने टोटल कितने कार्ड बना दिए, 3 कार्ड। सी ने कितने कार्ड बनाए हैं, पहला कार्ड और
दूसरा कार्ड, यानी सी ने टोटल कितने कार्ड बनाए हैं। अब जब ये मकान मालिक के पास पहुंचेंगे तो 6 3 9 2 11 कार्ड, यानी इनके पास टोटल कितने कार्ड बन चुके होंगे। जब ये मालिक के पास पहुंचेंगे, उस घर के मालिक के पास, तो इन लोगों के पास कुल कितने कार्ड हो चुके होंगे, 11 कार्ड हो चुके होंगे। और ये कब पहुंचे होंगे, जैसे अगर मान लेता हूं कि इन्होंने ये काम शुरू करने में 10 बजे, सुबह के 10 बजे अगर इन्होंने स्टार्ट किया था, अगर सुबह के 10 बजे इन्होंने कार्ड बनाना स्टार्ट किया था, तो ये मालिक के पास कितनी बजे पहुंचेंगे, ये मालिक के पास पहुंचेंगे 11 बजे सुबह, यानी शादी उसी दिन 1 घंटे बाद होगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो ये जो डिजायर है, इसी डिजायर को हम बोलते हैं एलसीएम। ये जो मेरी पहली डिजायर थी, इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम का तात्पर्य क्या है उसे समझिएगा। किसी भी सवाल अभी मैं बताऊंगा आपको कि एलसीएम और एचसीएफ में कितने प्रकार के सवालों को हमें बांटना है, किस प्रकार के सवाल को पहले पढ़ना है, किस प्रकार के सवाल को बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ एलसीएम के मतलब पे बात कर रहा हूँ, इनके डिफिनीशन में आपको समझा रहा हूँ। तो एलसीएम का मतलब ये निकला कि कभी भी जब आपसे एलसीएम पूछा जाए, तो एलसीएम वो समय होता है, एलसीएम एक वो वैल्यू होती है जिसमें दिए गए प्रश्न की सभी वैल्यू समाहित हो। जैसे मुझसे क्या पूछा गया था कि 10, 20 और 30 का एलसीएम अगर निकालना हो, तो एलसीएम अपने दिमाग में ऐसा बैठाना है आपको कि एलसीएम एक ऐसी वैल्यू होती है, एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम ऐसी वैल्यू होगी कि जिसका एलसीएम निकाल रहे हैं, यानी जिन संख्याओं का एलसीएम हम निकाल रहे हैं, वो सभी संख्याएं एलसीएम में होनी चाहिए। एलसीएम में होनी चाहिए का मतलब, अगर मैं थोड़ा सा हिंदी में बात करूं, तो ये सभी वैल्यू, ये जो 10 है, ये जो 20 है, ये जो 30 है, ये इस वैल्यू को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, काटेगा, ठीक है। अगर एलसीएम, यानी मेरा एलसीएम कैसा होना चाहिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए और एग्जांपल मैं लेता हूं। मेरा एलसीएम ऐसा होना चाहिए जो स्वयं से कट जाए, मेरा एलसीएम ऐसा होना चाहिए जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए। एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 2 दूनी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। इसी तरीके से अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 3 6, 3 9 और 3 12। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 8 और 12। अगर मैं 6 की बात करूं तो सीधे 12। यानी अगर मैं इन की बात करूं और अगर मैं सीधे 12 की बात करूं तो सीधे 12। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझसे किसी ने पूछा होता कि 2 3 4 6 और 12, इनका मुझे एलसीएम निकाल के बताओ, तो मैं ये बोलता कि भैया मुझे एक ऐसी संख्या दे दो, मुझे एक ऐसी संख्या दे दो जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, तो वो संख्या क्या होगी, स्वयं 12 हो जाएगी। यानी मुझे एक ऐसी संख्या निकालनी थी जिससे ये सभी संख्याएं, यानी जिस संख्या को ये सभी संख्याएं क्या कर दें, काट दें। अच्छा, काट दे का मतलब क्या होता है उसको जरा समझिएगा, विभाजित कर दे, यानी जो स्वयं विभाजित होता, सिंपल सी बात है, जो बट रहा होगा वो तो बड़ा होगा ना। आप जरा देखो कि बट क्या रहा है, क्या 2 बट रहा है, क्या 2 नहीं बट रहा, 2 बांट रहा है, किसको, 12 को। कितने पार्ट में बांट रहा है, 6 पार्ट में बांट रहा है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6, यानी ये 12 को 6 पार्टों में बांट देता है। कौन बांट देता है, 2। बट कौन रहा है, 12। तो जो बट रहा होता है वो बड़ी वैल्यू होती है। आप जरा समझिएगा कि एलसीएम में एल का मतलब होता है लीस्ट, एलसीएम में एल का मतलब क्या होता है, लीस्ट, लीस्ट का मतलब क्या होता है, लघुत्तम। तो लघुत्तम से मतलब ये नहीं कि ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, 2 से छोटी होगी, 3 से, नहीं, ऐसा मतलब नहीं होता। लघुत्तम का मतलब होता है कि ये जो 12 है ये पहली वो संख्या है, सबसे छोटी का मतलब ये जो 12 है ये पहली वो संख्या है
जो 2, 3, 4, 5 सॉरी 2, 3, 4, 6 और 12 से विभाजित होगी। तो एलसीएम का मतलब ये होता है। एलसीएम जो होता है, ध्यान से समझिएगा, बाद में ये सारे पॉइंट बारी बारी से आपको लिखवाऊंगा। एलसीएम जो होता है वो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाता है। यानी एलसीएम जो है, जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं उन संख्याओं से ये जो एलसीएम वाला नंबर होता है ना, ये सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मैं एलसीएम का एक केस और डिस्कस करता हूं, जैसे समझिएगा। एलसीएम का एक केस और डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करिए जैसे मान लेते हैं कि ये क्रिकेट का मैदान है, ये क्रिकेट का मैदान है और यहाँ पर घर है, ठीक है, ये घर है। तो यहाँ पर माँ खड़ी हुई है, इसके 3 बच्चे या ले लेते हैं 4 बच्चे हैं इसके 4 चाइल्ड हैं, A, B, C और D। इस माँ के 4 बच्चे हैं। अब कंडीशन ये है कि शाम के टाइम ये चारों बच्चे खेलने के लिए गए थे। अब ये बाहर खेलने के लिए गए थे। ये बच्चे का एक कदम, मान लेते हैं इसका एक कदम 10 इंच, इसका एक कदम 10 इंच। मैं आपको बता दूं, अगर आप स्केलिंग करें तो इंच को हमेशा ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, डबल पाई जब लग जाती है, इसे क्या बोलते हैं, इंच बोलते हैं। कभी आप मेजर करें, किसी बड़े बड़े की दुकान पे आप जाएं जो लकड़ी वगैरह बनाते हैं, या किसी मेजरमेंट की दुकान पे जाएं जहां पर नाप के मिलता है, तो वहां पर जो डबल पाई लगी होती है इसे इंच के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका एक कदम कितना होता है, 10 इंच होता है। इसका एक कदम है 12 इंच का, इसका एक कदम है 15 इंच का, और इसका एक कदम है 20 इंच का। इसका एक कदम कितना है, 20 इंच का, ठीक। अब ये माँ ये चाहती है कि मैं इन बच्चों से, या ये माँ ये चाहती है ये बच्चे मुझसे कितनी दूरी पर खेलने जाएं। इस माँ ने डिसाइड किया है कि ये बच्चे मुझसे, यानी मेरे घर से, अपने घर से कितनी दूरी पर खेलने जाएं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो माँ के मन में इच्छा आती है कि अगर कोई बच्चा आगे पीछे चला गया तो भटक जाएगा। जैसे कोई बच्चा 15 इंच गया, कोई 18 इंच चला गया तो आगे पीछे हो जाएगा। तो माँ चाहती है कि ये सभी बच्चे एक ही ग्राउंड में, एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर एक साथ खेलें। तो माँ ने इच्छा ये जताई कि तुम लोग घर से उतनी दूरी पर खेलने जाओगे जितनी दूरी पर एक साथ पहुंच जाओ। यानी इस माँ की इच्छा क्या है कि आप घर से निकलो और बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना, जो सबसे न्यूनतम दूरी है घर से निकलो, और घर से जो सबसे नजदीक का ग्राउंड है, घर से जो सबसे नजदीक का ग्राउंड है तुम्हें वहां खेलना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि तीनों एक साथ वहां पर पहुंचो, यानी तीनों क्या करो, एक साथ वहां पर पहुंचो। चलो, तो अब क्या करते हैं कि अगर ये 10 इंच जाएगा, इसी तरीके से अगला कितना जाएगा, ये 20 इंच, फिर इसी तरीके से अगला कितना जाएगा, 30 इंच, फिर इसी तरीके से 40 इंच, फिर ऐसे 50 इंच, और फिर क्या करेगा 60 इंच, ठीक है। इसी तरीके से 12 वाला, 12 वाला कितना जाएगा, पहले जाएगा कितना 24 इंच, फिर 48 इंच, और फिर 60 इंच। 15 वाला क्या करेगा 30 इंच, 30 के बाद सीधे 60 इंच। आप इसे मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कोई व्यक्ति मीटर में नहीं चलता, वो इंच में ही या फुट में ही चलता है। ये इनके स्टेप की दूरी, यानी इनके एक स्टेप की, यानी जब ये अगला कदम बढ़ाता है तो उनके बीच की जो दूरी है उसी की स्टेप की दूरी बोलना है, ठीक है। और ये 20 क्या है कि सीधे क्या करेगा 40 पे जाएगा, 40 इंच, फिर अगला कितने पे जाएगा 60। यानी इस माँ की जो डिजायर थी वो फुलफिल अब होगी। कैसे होगी कि ये बच्चे एक साथ घर से निकलेंगे,
और अपने घर से 60 इंच की दूरी पर, 60 इंच की दूरी पर ये सभी बच्चे एक साथ पहुंच जाएंगे। यानी वो एक ऐसी न्यूनतम दूरी होगी जो सबके स्टेप में शामिल होगी। जैसे अगर मैं मान लूं कि अगर कोई व्यक्ति 2 इंच चल रहा है तो वो अगला कब जाएगा 4 इंच पर। एक व्यक्ति है 3 इंच अगर चल रहा है तो वो अगला कब जाएगा 6 इंच पर। तो ये दोनों क्या मैच किए? क्या नहीं मैच किए। जब तक मैच नहीं करेंगे तब तक ये कॉमन नहीं कहलाएंगे। कॉमन का मतलब जो मेरे पास भी हो और जो दूसरे के पास भी हो उसे भी क्या बोलते हैं? कॉमन। जैसे अगर मैं बोलूं 2 और 3 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, तो आप बोलेंगे 6। यानी 2 अगर बहुत ज्यादा जाएगा तो 6 जाएगा, 3 बहुत ज्यादा जाएगा तो 6 पर जाएगा, और 6 सबसे छोटी दूरी है 2 और 3 से, जो इन दोनों में क्या होती है? आ जाती है। अच्छा, एलसीएम को आप जरा ऐसा भी समझ सकते हो, किसी भी संख्या से अगली संख्या की वह न्यूनतम दूरी जो सबके साथ कॉमन है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 4 और 10, मैं बोलूंगा कि 4 पे भी अगर आप जाओगे तो 20 की जो दूरी है 10 के साथ भी 20 की वही दूरी है। यानी 20 एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो 4 में भी अवेलेबल, यानी 4 के पहाड़े में भी आ जाएगी और 10 के भी पहाड़े में आ जाएगी। याद रखना वो क्या होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा मेरा एलसीएम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और भी एग्जांपल हम जब क्वेश्चन इस पे करेंगे तो इस पे और भी एग्जांपल देते हुए करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे एलसीएम पे ही बात कर रहा हूं। आज हम सिर्फ केस स्टडी पे ही बात करेंगे, आप इसे जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लगेंगे वो थॉट प्रोसेस से लगेंगे, सोच कर लगेंगे, आपके दिमागी क्षमता के अनुसार लगेंगे। हालांकि मैथ तो होगी, उसमें गणित वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका किसी भी चैप्टर की लैंग्वेज अगर आप समझ लेते हैं, इस चीज को जरा गौर से समझिएगा, अगर आप किसी भी चैप्टर की लैंग्वेज समझ लेते हैं, किसी भी चैप्टर की अगर आप लैंग्वेज समझ लेते हैं तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आप उसे फील करके पढ़ेंगे, अनुभव करके पढ़ेंगे। चलिए, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। ऐसा है कि एक पंसारी की दुकान है, किराने की कोई दुकान है, और उसके पास एक 6 किलो का वेट है। कितने किलो का? 6 किलो का वेट है। एक 7 केजी का वेट है, एक 5 केजी का वेट है। उसके पास ये 3 वेट है। कितने वेट है? 3 वेट। अब वो ये चाह रहा है कि वो मंडी में जाए और मंडी से एक बोरी उठाकर लाए, यानी एक अनाज की बोरी लेके आए, और उस अनाज की बोरी में इसका न्यूनतम केजी कितना, यानी वो कम से कम कौन सी बोरी लेके आए, यानी ये जो बोरी लेके आने जा रहा है, ये जो मंडी जा रहा है किसान गया मंडी, अब वो 6 किलो 7 किलो और 5 किलो तो लेके आएगा नहीं। थोक विक्रेता के पास गया है, थोक विक्रेता ने इसे एक बोरी उठाकर दे दी, ये बोरी लेके जाओ। अब ये जब बोरी लेने जाता है तो ये सोचता है कि मैं कितने केजी वाली बोरी लेके जाऊं, कितने केजी की बोरी लेके जाऊं कि अगर हो सके मेरा 6 किलो का बटखरा खो जाए तो मैं इस पूरी बोरी को 7 किलो से नाप सकूं। वो ये भी सोच रहा है कि मान लो 7 और 6 दोनों खो जाए तो मैं इस बोरी को 5 किलो से नाप सकूं, यानी तौल सकूं। वो सोचता है कि अगर मेरा 6 केजी वाला बटखरा और 5 केजी वाला बटखरा, ये दोनों बटखरे यानी ये दोनों वजन करने वाले खो जाए तो मैं इस पूरी बोरी को 7 केजी वाले बटखरे से तोड़ लूं। उसकी ये डिजायर है। डिजायर आपको समझ में आ गई होगी, मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, कि वो मार्केट पे जाता है, उसको एक बड़ी बोरी लेके आनी है। अब जो थोक विक्रेता उससे पूछता है कि मैं कितने किलो की बोरी लूं, तो वो दिमाग में ये लगाता है कि मान लो मेरे पास तो 3 बटखरे हैं, अगर 3 में से कोई भी बटखरे का मैं ले लूंगा तो मैं तौल लूंगा इसे। 3 में से किसी भी बटखरे से मैं तौल सकता हूं, लेकिन फिर उसके दिमाग में ये आता है कि मान लो अगर मेरा 6 केजी वाला और 7 केजी वाला खो जाए तो मैं 5 केजी से तौल सकूं। जैसे मैं बता रहा हूं एग्जांपल में, जैसे सपोज करो ये 36 केजी का लेके आता है। कितने केजी का ले आता है? मान लेते हैं वो 36 केजी का ले आता है। अगर वो 36 केजी का ले आएगा तो 6 केजी वाले से तौल लेगा। कितनी बार तौलेगा? 6 बार तौलेगा। कितनी बार? 6 बार। एक बार 6,
फिर दूसरी बार 12 केजी, तीसरी बार 18 केजी, चौथी बार 24 केजी और पांचवी बार 30 केजी, छठवीं बार 36 केजी। यानी अगर वो 6 केजी से तौलेगा तो 36 केजी क्या करेगा, तौल लेगा। अब जरा सपोज करो कि अगर ये 6 केजी वाला बटखरा उसके पास खो गया या किसी ने मांग लिया, तो अब उसके पास बचा कितना, 7 और 5 केजी वाला बटखरा बच गया। अब वो ये क्या करेगा कि 7 केजी के बटखरे से अगर वो 36 केजी तौलना चाहेगा तो 7 केजी का एक बार तौलेगा, दूसरी बार 14 केजी, तीसरी बार 21 केजी, ठीक है, चौथी बार 28 केजी, पांचवी बार कितना तौलेगा, 35 केजी। कितने केजी, 35 केजी। यानी वो कितना तौल सकता है, इस 7 किलो के वजन से वो इस 36 किलो को कितना तौल सकता है, सिर्फ 35 किलो। तो कितना बच जाएगा, 1 किलो क्या होगा, बच जाएगा ना, क्योंकि वो टोटल इस 7 से कितना तौल सकता है, इस 7 से वो 35 केजी तौल सकता है। अगर वो 35 केजी तौल सकता है तो उसके पास बचा कितना, 1 केजी। अब वो ये 1 केजी 7 से तो नहीं तौल सकता ना, तो उसका ये तो फेल हो गया, क्योंकि वो तो 36 लेके आया है, उसका पूरा पूरा नहीं तौला गया। इसी प्रकार से अगर मैं 5 की बात करूं तो अगर 5 से वो किसी भी 5 किलो का बटखरा है और आपके पास 36 किलो मान लेते हैं चावल है, तो आप उसमें से कितना चावल निकाल सकते हैं, 35 किलो निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, 35 किलो, 7 बचे 35, यानी 5-5 किलो करके आप 35 किलो 35 केजी आप चावल तौल सकते हैं। लेकिन फिर वही कंडीशन होगी क्या, कि फिर से आपके पास कितने केजी बच जाएगा, 1 केजी बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो बच रहा है ना, वो दुकानदार यही नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि मेरे पास कुछ बचे ही ना। वो ये चाहता है कि मैं ऐसा बटखरा लेके इतना वजन लेके आऊं इस बोरी का इतना वजन लेके आऊं कि अगर मैं उसको 6 किलो से नापना चाहूं तो भी हो जाए, 5 किलो से नापना चाहूं तो भी हो जाए, 7 किलो से नापना चाहूं तो भी हो जाए। तो ये बोलेगा, अब ये सोचेगा कि मुझे एक ऐसी चीज ले आनी है जो 6 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। बात यहां तक समझ में आ रही? ठीक है, चलिए। तो ये बोलेगा कि ये सभी क्या है, मैं आपको बता दूं ये सभी क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, ये तीनों क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा को प्राइम का एलसीएम क्या होगा। तो फाइनली इसका क्या निकालेगा, एलसीएम निकालेगा। तो फाइनली क्या निकालेगा, इसका एलसीएम निकालेगा और इसका एलसीएम हो जाएगा 657। ठीक है, यानी 200, यानी वो 210 किलो का वजन लेके आएगा। अगर वो 210 किलो का वजन लेके आएगा तो वो 6 किलो से भी इसे तौल देगा पूरी तरह से। अगर उसका 6 किलो का बटखरा खो गया तो वो 7 या 5 से भी तौल सकता है। अगर उसका 6-7 का खो गया तो मेरे 5 से किसी से भी तौल सकता है। तो उसका जो मिनिमम वेट है वो कितना होगा, 210 केजी। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एलसीएम का प्रोसेस था। तो एलसीएम में मैं आपको बताऊं, जब भी एलसीएम की सवाल आपको मिले या कोई भी सवाल एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर से मिलेगा, तो आपको जब एलसीएम निकालना होगा तो सवाल में कुछ ऐसी फीलिंग आपको आएगी कि मुझे एक ऐसा नंबर निकालना है कि जो बड़ा नंबर होगा और इन नंबरों से कट रहा होगा, डिविजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो ये एलसीएम है। बाकी एलसीएम के और भी कई एग्जांपल हैं, मैं क्वेश्चन में धीरे धीरे मुझे समझाता रहूंगा आपको। अगली बात कर लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। अगला बात करते हैं कि एचसीएफ क्या है। ठीक है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ में भी इच्छाएं होती है। एचसीएफ में भी क्या है, इच्छा है। एचसीएफ हमारा कैसा, चलिए, जैसे एक व्यक्ति है, उसके घर में कोई समारोह है। एचसीएफ का मतलब मैं बता दूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक व्यक्ति के घर में कोई समारोह है, कोई समारोह चल रहा है, यहाँ पर कई लोग पब्लिक इकट्ठा हुई है। ठीक है, अब इनके पास 100 लीटर
पेप्सी है 150 लीटर 150 लीटर कॉफी 150 लीटर कॉफी 200 लीटर वाटर। ठीक है, यानी ये घर में समारोह है और उनके घर में क्या है कि 100 लीटर क्या है पेप्सी है, 150 लीटर क्या है कॉफी है और 200 लीटर क्या है वाटर है। ये उनका अरेंजमेंट है, यानी वो घर में कोई समारोह कर रहे हैं और उनके पास क्या है इतना व्यवस्था है कि हमको भाई 100 लीटर पेप्सी पिलानी है, 150 लीटर कॉफी पिलानी है और 200 लीटर क्या करना है वाटर पिलाना है। ठीक है, चलिए अब जो इन सबको वितरित कर रहा है, अब उसके दिमाग में कुछ इच्छाएं जगती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जाएगा मार्केट में, जाएगा कॉफी के लिए अलग ग्लास लाएगा, वाटर के लिए अलग लाएगा और उसके बाद पेप्सी के लिए अलग लेके आएगा। ऐसा वो नहीं चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि मैं एक ही ग्लास ऐसा लेके आऊं, मार्केट में जाऊं या एक ऐसा कंटेनर लेके आऊं कि उस कंटेनर में अगर मैं चाहूं तो ये 100 लीटर वाला भी मर्ज कर सकता हूं, डाल सकता हूं। 100 लीटर की पेप्सी को चाहूं तो निकाल के दे सकता हूं, 150 लीटर की कॉफी को चाहूं तो निकाल सकता हूं और 200 लीटर वाटर को चाहूं तो निकाल सकता हूं। ऐसा लेके आओ, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसको ये भी चाहिए कि वो जो कंटेनर मैं बाजार से लेकर आ रहा हूं वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, छोटे से छोटा नहीं होना चाहिए। चलिए अभी मैं आपको ये भी समझाता हूं कि क्यों हम HCF पढ़ते हैं। कहने का मतलब हम LCF क्यों नहीं पढ़ते, क्यों हम LCM पढ़ते हैं, HCM क्यों नहीं पढ़ते। ठीक है, अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो अभी क्या है कि अब वो मार्केट में जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर वो 1 लीटर वाला बोतल लेके आता है तो वो 100 लीटर के 100 बार निकालेगा। अगर 1 लीटर का लेके आएगा तो 150 लीटर वाला कितनी बार निकालेगा, 150 लीटर निकाल देगा। और 200 बार तक कितना निकालेगा, 200 बार निकालेगा अगर वो 1 लीटर का लाता है। अगर वो 2 लीटर का लेके आता है, कितने लीटर का, 2 लीटर का, तो ये जो 100 लीटर है इसको वो कितनी बार निकालेगा, एक बार 2 लीटर निकाला, फिर 2 लीटर निकाला, फिर 2 लीटर निकाला। ऐसा करते करते कुल कितना समय लग गया, 50 बार। 50 बार वो ऐसा काम करेगा और 2-2 लीटर करके इसको कंप्लीट कर देगा। कितनी बार किया, 50 बार। 150 वाले को अगर मैं 2 लीटर से करूं तो कितनी बार करना पड़ेगा, 75 बार। यानी 2-2 लीटर का निकालेंगे, एक बार 2 लीटर निकाला, फिर 2 लीटर निकाला, आप 2 का सीधे भाग दे देंगे, कितनी बार आ जाएगा, 75 बार। इसी तरीके से अगर मैं 200 लीटर का इस 2 लीटर वाले बोतल से मैं बात करूं तो 2 लीटर वाले बोतल से इस 200 लीटर को निकालने में कितना लगेगा, 100 बार। 2-2 लीटर 2-2 लीटर 2-2 लीटर करके निकालेंगे तो कितनी बार लगेगा, 200 बार लगेगा। चलिए अच्छा, वो मार्केट में भी घूमता टहलता है और देखता है क्या 3 लीटर वाला भी एप्लीकेबल है, क्या 3 लीटर से मेरा काम हो जाएगा, जाता है। अब ये 100 लीटर जब वो 3 लीटर का कप खरीद कर लाता है, अब 3 लीटर का कप खरीद कर लाया तो 100 लीटर वाला जब निकालना चालू किया तो 3 लीटर से 100 लीटर का कोई चीज नापा जा सकता है, नहीं नापा जा सकता। क्यों नहीं नापा जा सकता, क्योंकि 3 के पहाड़े में, 3 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 3 के पहाड़े में कभी भी 100 नहीं आता, यानी ये 3 इसे पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं कर सकती। समझिएगा, अगर मैं 3-3 करके निकालूंगा इस 100 लीटर को तो 99 लीटर निकल जाएगा। कितने लीटर, 99 लीटर जो है। इस 3-3 लीटर से अगर मैं इस 100 लीटर को निकालना चाहूं, 3-3 लीटर से इस 100 लीटर की मात्रा को मैं निकालना चाहूं तो 99 लीटर तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि 100 से जब आप भाग करोगे, मैं यहां करके दिखा देता हूं, जब आप 100 से 3 से भाग करोगे, 3 त्रिका 9, 1 फिर 0, फिर 3 त्रिका 9, फिर भी तो 33। अगर आप देखें तो 33 तियां 33 तियां 99।
तो आप 99 लीटर तो निकाल देंगे, लेकिन कितने लीटर बच जाएगा? 1 लीटर आपका क्या होगा? शेष बच जाएगा। ठीक है, 3 से 100 में भाग कर देंगे, 33 बार जाएगा, 33 या 99, यानी 1 लीटर आपका कितना होगा? शेष बच जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये फुलफिल नहीं हुआ, यानी अगर मैं कहूँ तो 3 लीटर वाले से मैं 100 लीटर की पेप्सी को नहीं माप सकता, नहीं निकाल सकता। अगर मैं 150 लीटर की कॉफी की बात करूं तो हाँ 100% कर सकता हूं, क्योंकि जब 150 लीटर की पेप्सी को मैं 3-3 लीटर करके बोलूंगा तो कितनी बार जाएगा? 3 बचे 15, कट जाएगा 0, तो 3 0 0, और ये क्या होगा? कट जाएगा, 0 उतारेंगे यहाँ पर। ठीक है, 0 बार पहाड़ा पड़ेगा, 3 0 0, तो ये कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी डिवीजन होता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गलती कर जाते होंगे। 3 बचे 15, कट गया, ये 0 उतार दिए, तो 0 का मतलब शेष खत्म, तो ये बोलेंगे 5। ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 0 बार लेके जाएंगे। डिवीजन भी पढ़ाऊंगा आपको धीरे धीरे, कैलकुलेशन की भी क्लास लगेगी। ठीक, तो सारी चीजें बड़े आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। और ये जो क्लास है ये उन बच्चों के लिए जो एसएससी वाले हैं, जिन्होंने कहीं क्लास कर रखा है पहले से, या जो कहीं पे पढ़ते हैं किसी चैनल पे, बहुत अच्छी बात है, आप मन लगा के पढ़ें। ठीक है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस का सेशन लगाऊंगा तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जिनका भी स्टार्टिंग से मैथ चल रही है। ठीक है, चैप्टर कई हैं, कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो एलसीएम एचसीएफ एक समझाने के लिए बहुत अच्छा चैप्टर था जो आपके माइंड को ओपन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो ये जो मेरा अभी जो चैप्टर वाइज मैं क्लास लूंगा, ये क्लास जो बहुत यूजफुल होगा जो भी वैकेंसी है यूपीएसआई के लिए, यूपीएसआई के बच्चों के लिए, यूपी पुलिस के बच्चों के लिए, लेखपाल के लिए, और जो सुपर टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। ठीक है, उनके लिए बहुत ही बेसिक क्लास होगी। और यकीन मानिए जब ये आप पूरा क्लास करेंगे तो इससे, जितने एग्जाम की मैंने बात की है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इस पूरे टॉपिक से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि एसएससी वालों के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा, और वो मैं प्रैक्टिस में चलूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी मिलेगी आपकी, मतलब की सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। अगर मैं 4 लीटर की बात कर लेता हूँ, अगर मैं 4 लीटर की बात कर लेता हूँ, तो 4 लीटर का अगर मैं लेके आऊं तो ये क्या होगा? 100 लीटर पेप्सी को 4 लीटर वाले से पूरी तरह माप लेंगे 25 बार। अगर इस 4 से मैं बात करूं तो इस 150 को नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर इस 150 लीटर की पेप्सी को मैं 4 लीटर वाले कप से अगर तौलना चाहूं या मापना चाहूं तो 4 दिए 12, 3 और 4 सत्ते 28, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यानी अगर मैं 4 लीटर से इसको पूरी तरीके से नापना चाहूं, 4 लीटर से अगर मैं इसको 150 लीटर वाली कॉफी को पूरी तरीके से नापना चाहूं तो नहीं नाप पाऊंगा। तो उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि मेरा 2 लीटर शेष बच जाएगा। और ये जो समारोह आयोजित कर रहा है वो ये चाहता है कि मेरा एक भी चीज शेष ना बचे। उसी तरीके से 200 है तो ये 400 वाले से क्या करेगा? 200 वाला पूरी तरीके से चला जाएगा 8 बार। नहीं, ठीक है, चलिए ये 4 से क्या करेगा? बिल्कुल 50 बार पूरी तरह चला जाएगा। ठीक है, जैसे 200 से जब 4 बार करेंगे, 4 पंचे 20, कट जाएगा 0, 4 0 0, ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्या कट जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 50 बार पूरी तरीके से कट जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ही नंबर चाहिए। वैसा नहीं कि 2 वाला 2 कप भी लेके आए। आपकी डिजायर क्या थी कि आप एक ही कप लेके आओ और वो सबसे बड़े माप की हो, यानी उसकी जो साइज हो क्या हो? वो सबसे बड़ी हो, और इन सभी को क्या करे? तौल सके। अब इन सभी को तौल सके, देखिए आप कर क्या रहे थे? आप एक एक कप करके पेप्सी निकाल रहे थे, आप एक एक कप करके कॉफी निकाल रहे थे, आप एक एक कप करके वाटर निकाल रहे थे। इसको निकाल रहे थे। इसको निकालने का मतलब होता था कि इसको आप काट रहे हो। काटने का मतलब क्या होता है? डिवाइड कर रहे हो। जब दी गई संख्या स्वयं डिवाइड होने लगती है, जब दी गई संख्या स्वयं डिवाइड होने लगती है तो वहीं पर हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। फिर से समझिएगा इसे, जब दी गई संख्या, अभी तक एलसीएम में क्या था? जो संख्या दी थी वो किसी और को डिवाइड कर रही थी। जो संख्या दी थी वो किसको डिवाइड कर रही थी? किसी और को डिवाइड कर रही थी, वो एलसीएम था। एचसीएफ क्या होता है कि जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं ये स्वयं कटती हैं।
ये किससे कटती हैं? स्वयं कटती हैं। तो मेरे पास जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? 50 लीटर का होगा। कितने लीटर का होगा? 50 लीटर का होगा। 50 लीटर का होगा तो वो इसको कितनी बार नापेगा? 2 बार। 50 लीटर का होगा तो वो इसको कितनी बार नापेगा? 3 बार। 50 लीटर का होगा तो वो इसको कितनी बार नापेगा? 4 बार। 50 लीटर का होगा कितनी बार नापेगा? 4 बार। अब 50 लीटर से बड़ा कोई कंटेनर नहीं होगा जो 100 लीटर, 150 लीटर और 200 लीटर को नाप सके। ठीक है, अब आगे अब सोचना भी मत। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि 50 के बाद नहीं सोचेंगे? वो यहां से पता चलेगा। अगर आपको कोई भी 2, 3, 4, 2, 3 अगर आपको को प्राइम नंबर मिल गए, जैसे 2 और 3 को प्राइम नंबर, अब इसके बाद आगे बढ़ना ही नहीं, ठीक है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ना। यानी 50 एक ऐसा होगा कि मैं इस पे भी समझाऊंगा कैसे प्रोसेस है, कैसे निकलेगा। तो 50 लीटर से बड़ा, 50 लीटर से बड़ा कोई कंटेनर नहीं होगा जो 100 लीटर, 150 लीटर और 200 लीटर को पूरी तरीके से नाप सके। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा इसका? 50 लीटर। यानी वो जाएगा 50 लीटर का कोई टंकी लेके आएगा जिसमें 100 लीटर वाला भी, 150 लीटर वाला भी और 200 लीटर वाला भी नाप सकता है। इस पे एक एग्जांपल और लेते हैं। इस पे एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सपोज करिए एक व्यक्ति के पास 36 केजी चावल है। 36 केजी क्या है? चावल है। 40 केजी दाल है और 48 केजी गेहूं। ठीक है, यानी एक व्यक्ति के पास 36 किलो क्या है? चावल है। दाल कितना है? 40 किलो और गेहूं कितना है? 48 किलो। उसके पास है, ये सारे नंबर क्या है उसके पास है। एक बोरी रखी हुई है, उसमें 36 किलो चावल है, 40 किलो दाल है और 48 किलो क्या है? गेहूं। अब वो ऐसा करता है कि उसको एक ही बटखरे चाहिए, मतलब एक ही बटखरा चाहिए। बटखरे मतलब जिससे आप वजन, अभी जो आप पढ़े इसके पहले सवाल में 5, 6, 7 वाला, ठीक है। अब उसको सिर्फ एक बटखरा चाहिए, यानी एक वजन करने वाला चाहिए जो 36 किलो चावल को भी पूरी तरीके से तौल जाए, 40 किलो चावल को भी पूरी तरीके से तौल ले और 48 किलो चावल को भी क्या करे? पूरी तरीके से तौल ले। और वो बड़े से बड़ा बटखरा होना चाहिए। यानी अच्छा देखिए, ये बड़े से बड़े बटखरे का मतलब मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि बड़े से बड़ा भी नहीं यूज होगा। इससे बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि अगर बड़े से बड़ा बोला जाता है तो उनके दिमाग में आता है कि एचसीएफ निकालना, छोटे से छोटा बोला जाता है तो इसका मतलब एलसीएम निकालना। ऐसा नहीं है, कई सवालों में ये चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो सोचेगा कि अगर मैं 1 किलो का लेके आऊं, अगर मैं 1 किलो का लेके आऊं तो ये 36, 40, 48 सारे के सारे तोल सकता हूँ 1 किलो से, लेकिन ये बड़ा तो नहीं हुआ क्योंकि अभी आपके पास 2 केजी वाला भी पड़ा हुआ है। अगर आप 2 केजी का लेके आओगे तो 36 केजी तौल लोगे। कितनी बार तौलोगे? 18 दूनी 36, हम भाग कर रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ में क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। अगर मैं 2 केजी का ले आऊंगा तो 40 केजी वाला कितना जाएगा? 20 बार जाएगा। अगर मैं 2 केजी का लेके आऊं तो कितनी बार जाएगा? ये 24 बार जाएगा। अगर मैं 2 केजी का लेके आऊं तो ये 48 केजी कितनी बार जाएगा? 24 बार जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी मैं और आगे भी जा सकता हूं। अगर मैं 3 केजी की बात करूं तो 3 केजी में 36 केजी कितनी बार? 12 बार। 3 केजी में 48 कितनी बार? 3 से 48 चला जाएगा। और ये 40 केजी नहीं, 3 केजी से ये कितनी बार जाएगा? 12 बार। और ये कितनी बार जाएगा? 16 बार। लेकिन ये 3 केजी से नहीं जाएगा, ये टोटल डिवाइड नहीं होगा, ये टोटल डिवाइड नहीं होगा। कितनी बार जाएगा? ये 39 बार जाएगा, 39 केजी जाएगा। लेकिन 1 केजी क्या हो जाएगा? इसका बच जाएगा। 39 बार तो जाएगा, यानी 39 केजी तो आप तौल देंगे 3 केजी करके। 40 केजी को 39 केजी बार तो आप तौल देंगे, लेकिन 1 केजी बचा रह जाएगा। और जो 1 केजी बचा रहेगा उसके लिए क्या करेंगे? 3 केजी वाले से तो तौल नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? 1 केजी का बटखरा लाना पड़ेगा। लेकिन उस दुकानदार की शर्त क्या है? हमारे पास सिर्फ हम एक ही बटखरा रखेंगे, या तो 1 केजी का रखवा लो, या तो 2 केजी का, या तो 3 केजी का। लेकिन जो बटखरा रखूंगा वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए।
वो बटखरा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर इसी चीज को समझिएगा कि मुझे अब एक ऐसा नंबर लेके आना है जो 36 को भी विभाजित कर दे, जो 36 को भी विभाजित कर दे, 40 केजी को भी विभाजित कर दे और 48 केजी को विभाजित कर दे। यानी मुझे इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। यानी अगर मैं 4 केजी का बटखरा लेके आऊं, अगर मैं 4 केजी का बटखरा लेके आऊं तो इसको कितनी बार काटेगा, 9 बार। इसको कितनी बार, 10 बार। इसको कितनी बार, ठीक है। अगर मैं 4 केजी का बटखरा लेके आऊं, अगर मैं 4 केजी का बटखरा लेके आऊं तो 36 किलो चावल को 9 बार, 40 किलो चावल को 10 बार और 48 किलो चावल को कितनी बार, 12 बार पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, यानी बांट देगा। तो अब यही मेरा आंसर होगा HCF, यानी अब इससे बड़ा कोई बटखरा नहीं होगा। हम कैसे पता लगा रहे हैं इससे बड़ा बटखरा नहीं होगा, क्योंकि ये दो नंबर क्या आ चुके हैं, को प्राइम आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, को प्राइम। अगर जैसे ही आपको दो नंबर को प्राइम मिल जाए तो आप वहीं पर HCF की काउंटिंग रोक देना, क्योंकि वही हाईएस्ट नंबर होगा, वही पहला हाईएस्ट नंबर होगा जो इन सभी को क्या करेगा, बिल्कुल पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। 4 केजी का वो बटखरा होगा जिससे आप 36 केजी, 40 केजी और 48 केजी को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका HCF और LCM की केस स्टडी। LCM और HCF की केस स्टडी। अगर मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहूं, अगर मैं इसे मिटा दूं, अगर मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहूं, आप समझिएगा, ये आपकी क्या होगी, संख्या होगी, ये आपका LCM होगा और ये क्या होगा, ठीक है, HCF क्या करता है, इन संख्याओं को विभाजित करता है, विभाजित करता है। HCF विभाजित करता है, विभाजित का मतलब होता है काट देता है। और जो संख्या है ये विभाजित होती, ठीक है, विभाजित होती, यानी कहने का मतलब HCF इसको डिवाइड कर देगा, पूरी तरीके से काट देगा, और संख्या क्या करेगी, LCM को पूरी तरीके से काट देगी। ये बात समझ में आ रही है, क्या मैंने बोला, HCF संख्या को काट देगी और संख्या क्या करेगी, LCM को। यानी मैं बोल सकता हूं कि ये जो HCF है, ये जो HCF है वो अपने ही LCM को क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती, ठीक है। यानी ये जो HCF है ये LCM को क्या करती है, पूर्णतः विभाजित कर देती है। जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं समझूं, अगर मुझे 2, 3 और 6 इनका LCM निकालना है तो इनका LCM कितना होगा, 6, और इनका HCF कितना होगा, 2, और ये 2 क्या करेगी, 6 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है, ये हर केस में अलाउ होगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख सकता हूं कि नंबर ग्रेटर देन और इक्वल हो सकता है किसके, HCF के, और नंबर लेस देन इक्वल हो सकता है किसके, HCF। ये बात समझ में आती कि नहीं आती, ठीक है। चलिए बाकी इन सभी पे भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो ये आपका LCM और HCF की सिर्फ केस स्टडी थी, ठीक है, कि आप इन्हें समझ सकें कि LCM क्या चीज होती है। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं कि LCM, अगर आप किसी संख्या का LCM निकाल रहे हैं तो LCM जो होता है वो दी गई संख्या, जो LCM होता है जिन संख्याओं का आप LCM निकाल रहे हो उनसे पूरी तरीके से कट जाती है, और जो HCF होता है वो खुद काटती है, ठीक है। HCF सबसे छोटी होती है, HCF दी गई संख्याओं से छोटी होती है, बराबर भी हो सकती है, और LCM क्या है, दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं मतलब जो संख्या आपको प्रश्न में दी गई है जिनका LCM और HCF आपसे पूछा। तो LCM क्या होता है कि LCM दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, यानी ये संख्या इसको काटेगी और ये संख्या इसको काटेगी। यहाँ तक क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ कि जो LCM HCF आज आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे या फेसबुक ग्रुप में,
हमारे ज्वाइन करिएगा। अपना जो भी डाउट हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या फेसबुक ग्रुप पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपना कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप वहाँ पर उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा समाधान मैं करूँ। जो कमियां हों आप मुझे सुझाव देते रहिए कि हाँ ये कमियां हैं, इसको दूर करनी है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सभी कमियों को दूर करने की। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जितने जरूरतमंद बच्चे हैं हो सके तो आप इसे सब जगह पर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नॉलेज का सहयोग, इस नॉलेज को उन्हें प्रदान कर सकूँ मैं। बाकी अगले अगले क्लास में मैं एलसीएम और एचसीएफ को निकालना बताऊंगा। एलसीएम एचसीएफ कितने तरीके के इसके प्रश्न बनते हैं, कैसे इसे हम निकाल सकते हैं और इनके प्रश्नों पे बात करेंगे। ठीक है, एलसीएम की क्लासें भी, एलसीएम की क्लासें और लंबी होती जाएंगी। हाँ, अभी जो मेरी बात रही कि मैं एलसीएम को एचसीएम क्यों नहीं कहता और एचसीएफ को एलसीएफ क्यों नहीं कहता, वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने समय का सदुपयोग करिए। नमस्कार।